हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको ग्राफ पर दिख के समझ में आ गया होगा और इसका ऑलरेडी मैंने कई सारे पार्ट्स पहले भी आपको दे रखे हैं जहां पे विद ग्राफ्स आपको कराया गया है। तो प्लीज आप उस चीज को पहले देख ले। यहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। हालांकि पीडीएफ को भी मैं एक एक करके समझा भी दे रहा हूँ ताकि अगर आपका बैक वीडियोस में अगर किन्हीं का छूट गया हो या फिर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम्स रहा हो तो यहाँ पर उन्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाए। ये आपका लास्ट चांस है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बाकी चीजें मैं पहले ही करा चुका हूँ और इनमें भी जो चीजें वो भी आपको पहले दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे पीडीएफ के रूप में और पीडीएफ को भी मैं एक एक करके समझा दे रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे, तो वो भी आपको पहले बताया जा चुका है। फर्स्ट टॉपिक इज कोशिका की खोज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जो सेल की जो डिस्कवरी हुई, यानी सेल आया कहाँ से। पहले सेल होगा तब तो सेल की बात करेंगे। उसी तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। उसी तरह से कोशिका की संरचना, यानी ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इसकी जो संरचना है इसमें देखो बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजें दिख रही हैं। तो हर किसी का अलग अलग नाम भी है स्टूडेंट्स। तो वो क्या कहलाता है, इसकी पूरी संरचना को एक गहन स्टडी हम लोग यहाँ करने वाले स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप बने रहें। उसी तरह से नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसका होगा टॉपिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि हमें परिचय लिख दिया गया है, यानी कि इंट्रोडक्शन। जीवों की आधारभूत संरचना कोशिका है। एक लाइन में अगर डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है, सिर्फ इतना, तो आप कह सकते हो कि जीवों की आधारभूत संरचना कोशिका है। व्हाट डू यू मीन ऑफ आधारभूत, यानी कि आधारभूत का मतलब क्या होता है, यानी इसका आधारभूत का सेंस हो गया स्टूडेंट फंडामेंटल। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, यानी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी जो बुनियादी ढांचा होता है ना जीवों का, वही कोशिका कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मान रखो कि हाउस है, तो अगर हाउस कैसे बनता है, उसकी आधारभूत संरचना क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। आप समझ सकते हो कि विदाउट ब्रिक्स इज नॉट पॉसिबल एनी हाउस क्रिएट, यानी बिना ब्रिक्स के तो हाउस बनना नहीं है। तो अगर सोचो कि ब्रिक्स नहीं होता तो हाउस नहीं होता। उसी तरह से जो भी जीव है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी जो संरचना होती है वो कोशिका की आधारभूत होती है। यानी किसी जीव की जो आधारभूत संरचना होती है ना, वही कोशिका होती है। तो आप कह सकते हो इजीली कि जीवों की आधारभूत संरचना कोशिका है। ओके, इतनी ही बात नहीं है स्टूडेंट, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों में कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। जब ये ऐसा अगर हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है तो कैसे, देखो जो आपका जो कोशिका है ना, वो एक्चुअली ये संरचनात्मक है, यानी कि स्ट्रक्चरल, और कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल, यानी ये कार्य, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का फाउंडेशन और उसकी संरचना को बनाने के जिम्मेदार होने के साथ साथ वो कार्य कैसे करे, इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, कोशिका। तो आप ऐसा तो इजीली कह सकते हो कि सभी जीवों में कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है या के रूप में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। जैसा कि आपको ग्राफ में स्टूडेंट्स दिख गया होगा, देखो एक तरफ आपका प्लांट्स है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि कई सारे एनिमल्स हैं। तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे मुख्यतः तो हम दो ही प्रकार में बांट सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। इसी में सारी चीजें आ जाएंगी। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिख रहे हैं और इसके अलावा भी ये सारी चीजें जो बनी हुई है ना, एक्चुअली ये सेल से ही बना हुआ है। अगर सेल नहीं होता तो प्लांट्स नहीं होता। जस्ट लाइक अगर प्लांट नहीं होता तो
सॉरी, अगर एनिमल सेल नहीं होता तो एनिमल भी नहीं होता। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के होने के लिए जो प्रारंभिक स्टेज है, जो फंडामेंटल जरूरी है, नीड्स है, वो हमारा सेल ही है, यानी कि कोशिका। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। मैंने आपको बैक वीडियोस में जो ग्राफिकल वीडियोस था वहां पे मैंने आपको बताया था और दिखाया भी था कि अगर जैसे मान रखो कि अगर मैं मार्कर की अगर बात कर रहा हूं, या फिर जैसे आप अपने मोबाइल से पढ़ रहे हो, मोबाइल की बात करूं, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो वो कैसे बने हैं, वो भी क्वाइट नेग्लिजिबल थिंग्स से बने हैं, जिसे हम एटम्स कह सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, दिस स्मॉल पार्टिकल इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एटम मॉलिक्यूल्स, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर हुए, यानी कि आधारभूत संरचना हुए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जस्ट लाइक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं जो कि कोशिका कहलाते हैं। तो इजिली आप कह सकते हो कि इसका मतलब कि कोशिका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की आधारभूत संरचना है, जिस तरह से एटम और मॉलिक्यूल से नॉन लिविंग की आधारभूत संरचना थी, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो इस व्यू से कहा जा सकता है कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कोशिका से ही बने होते हैं। ये आपको जो ये फिगर जो दिख रहा है ना, ये कोशिका का ही फिगर है स्टूडेंट। और अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार के उसमें सेल्स पाए जाते हैं। और कुछ सेल्स जो स्टूडेंट्स मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं और वो अपने आकार को फर्दर चेंज भी कर लेते हैं। यानी हम अमीबा की जब बात करेंगे ना तो आपको ये चीज बताएंगे, और भी केसेस में इस तरह से डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे सेल अलग अलग तरीके से अपने शेप एंड साइज को बढ़ा या घटा सकता है, या फिर अपनी कैपेबिलिटी को भी ग्रो या डाउन कर सकता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, प्लीज आप बने रहें स्टूडेंट्स, और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक आप देखें ताकि चीजों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट, ये जीवन की मूलभूत इकाई है। सही बात है, अगर सोचो कि अगर सेल नहीं होता तो हम नहीं होते, तो ये तो मूलभूत इकाई इसको कहा जा सकता है ना इजिली। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। जो जीवित कोशिका है उनमें मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। मूलभूत कार्य करने का क्या सेंस है स्टूडेंट, यानी जो फंडामेंटल वर्क्स हैं उसको करने की कैपेबिलिटी होती है। और जब यही सेल जब कई सारे सेल के ग्रुप में मिल जाते हैं, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, तो टिश्यू का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग और बल्कि सारे के सारे वर्क को कर पाने में कैपेबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः यानी इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब होता क्या है ना स्टूडेंट्स, कि आपको एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कोशिका को जीवन की या जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो आप इसी लाइन को लिख देना और फुल मार्क्स अचीव हो जाएगा आपको इजिली। तो आप लिखना यूं कि जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हम समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, अब तक हमें एग्जैक्टली इसका जो है ना परिभाषा हमें नहीं दिया गया। ये सारा कुछ तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया ना आपको, ये देखो परिचय दिया गया था। एग्जैक्टली अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए कि कोशिका को परिभाषित करें, तब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास क्वेश्चन आनी चाहिए माइंड में। उसका भी स्टूडेंट्स यहाँ वीडियो में समाधान दिया गया है, आप देख सकते हो। मैंने परिभाषा के रूप में लिखा है, आप जितना चीज पढ़े इसी चीज से डिफिनीशन निकल जाता है, कोई नई चीज नहीं है। आप भी इसे डिफिनीशन के रूप में बना सकते हो, जैसे कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यही चीज आपने तो इतना में देखा है, इसी को फर्दर आपको मैंने आपको समझाया है अलग अलग हैंड से, अलग अलग तरीके से। तो आपसे अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि वर्ड डिफिनीशन ऑफ दी सेल,
यानी कोशिका को परिभाषित करें तो आप लिखोगे कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कि यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी डिफिनीशन को यानी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, आप कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, सभी सजीव आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दोनों लगभग नहीं बल्कि 100% एक ही चीज है, बस लिखने का अंदाज अलग है, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो। दोनों को अगर एक साथ लिख दोगे तो एग्जामिनर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स अचीव हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट की ओर। अब हम ये जानेंगे स्टूडेंट्स कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी सेल सबसे पहले वर्ल्ड में आया कैसे, किसने बताया, ये किसने देखा, किसने खोजा, ये सारे क्वेश्चंस आपके भी माइंड में स्टूडेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स हमारे माइंड में भी है। तो आइए स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे आखिर कौन इंसान था जो कि सेल को बताया कि ये सेल है और सेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको मैं बैक वीडियोस में विद ग्राफ में आपको करा चुका हूं, यहां पे भी मैं आपको एक इसका छोटा सा व्यू दे देता हूं। देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात की जाए ना, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है, जैसा कि आपको ग्राफ पे दिख रहा होगा, ये क्या है स्टूडेंट, ये माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप अगर नहीं होता तो सेल का पता नहीं चल पाता, लेकिन माइक्रोस्कोप किसी ने तो बनाया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बन के सीधा जो है वो अवतरित हो गया होगा आकाश से, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो ये किया किसने, ये देखो स्टूडेंट, ये कौन है, ये है जनाब रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक एक महान साइंटिस्ट हैं। ये 1665 में यानी कि 1665 में इन्होंने सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाया स्टूडेंट्स। देखो, ये है आपका सेल्फ माइक्रोस्कोप का फोटोज। तो सेल्फ माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखो, इसके ऊपर मैं छोटा सा मैंने आप कहानी बताया था, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको सोचने समझने की सलाहियत को ग्रो करे। इनके माइंड में हुआ क्या कि उन्होंने सोचा, बहुत कई सालों से ये रिसर्च कर रहे थे। स्टूडेंट, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, प्लीज आप बने रहें। तो देखो हुआ क्या कि ये कई साल तक ये जानने की कोशिश करते रह गए कि यार हम बने कैसे हैं, बाकी चीज का तो पता चला लेकिन खुद के बारे में नहीं पता चल पा रहा। तो ये कई सारे रिसर्च किए लेकिन किसी खास नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि एक बार वो लेटे हुए थे, मैं ये कहानी मैं आपको बता दूं कि ये मैं खुद के सोच के आधार पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि बिना किसी सोच के, बिना किसी जरूरियात के कोई भी चीज का आविष्कार नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो कि क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कैसे हुआ है, क्या बता सकते हो किसने किया, बताओ तो मेरे से कोई। ग्रेविटेशनल फोर्स का किसने किया था, आपने सुना ना कि गार्डन में कोई बैठे हुए थे, ऊपर से सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा कि सेब ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, नीचे क्यों आया। ये कौन थे, न्यूटन। ओके, ये कहानी आप लोग को पहले भी बताई जा चुकी है, भूल जाते हैं आप लोग। कौन थे जल्दी बताओ। न्यूटन। तो ये देखो स्टूडेंट, यही थे न्यूटन। तो ये जब जो है ना पार्क में लेटे हुए थे, तो बैठे हुए थे, वो अपना पढ़ाई वढ़ाई वगैरह करते रहे होंगे, तो ऊपर से जो है ना सेब गिरा। तो सेब गिरा तो ये सोचने लगे कि यार ये ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। तो ये सोच जो है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित करती है, स्टेबल करती है, उसकी खोज को बताती है। तो ऑफ कोर्स उस वक्त में तो लोग बोलेंगे पागल हो गया है, बताओ कोई चीज अगर पेड़ पर से टूटेगा तो नीचे ही नहीं गिरेगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि क्यों, यही साइंस है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आई थिंक मैंने जो इसके पीछे एक कहानी बनाई है वो ये कि रॉबर्ट हुक जो है वो अपने बेड पर सोए हुए थे, सोच रहे थे कि यार ये हम कैसे बने। तो उतने में जो है वो पूरी रात बीत गई सोचते सोचते, सुबह हो गई, सुबह सादिक का टाइम हो गया और सूरज की जो किरणें जो हैं वो लेटे हुए थे, तो उनके छत यानी कि जो ओल्ड जमाने का जो खपड़े का छत होता था उसका, उसके सुराख से होकर जो है एक रोशनी आ रही थी। तो आपने अगर गांव वगैरह में देखा होगा कि जो खपड़े से जो हल्की जो रोशनी आती है स्टूडेंट्स,
उसमें जो रोशनी जो एक पैनल के रूप में आती है, पूरे में वो नहीं फैलती, एक सुराख की तरह से एक मतलब एक लेंथ, एक फिक्स लेंथ के माध्यम से वो ऊपर से लेकर नीचे तक आती रहती है। और उसमें आप देखा होगा, आप ध्यान दिए होगा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आते हैं, जस्ट उस रोशनी के दाएं बाएं यानी अलग जो है आपको वो नजर नहीं आता है। तो इन्हें जो है ऐसा ही कुछ दिखा, तो उनके माइंड में तुरंत ये ब्लिंक हुआ कि अरे यार, इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना वो कोई ऐसी चीज का आविष्कार करना होगा जो बहुत ही ज्यादा रोशनी को एक जगह पे इमिट कर सके, डाल सके, ताकि क्वाइट नेग्लिजिबल छोटी हुई चीजें दिख जाएं। ऐसा ही ना उसमें हुआ कि इन्वायरमेंट में बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है, उस सारी रोशनी को एक होल के जरिए आपके हाउस में वो प्रवेश किया, तो बहुत सारी रोशनी एक मीडियम में आया। तो जब एक मीडियम में आया तो क्या हुआ, बहुत क्वाइट नेग्लिजिबल चीजें वो भी दिखने लगी, क्योंकि जो रोशनी की जो सलाहियत है, जो रोशनी की का जो पावर है वो इंक्रीज हो गया, लार्जर देन हो गया, क्योंकि 2 + 2 तो 4 ही होता है ना। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये सेल्फ माइक्रोस्कोप का उन्होंने जो है बनाया, और उसमें उन्होंने शीशा यानी कि मिरर वगैरह को सेट किया, और इस तरह से इसको कंजेक्ट किया, जैसा कि आपको दिख रहा है, कि ताकि जो इन्वायरमेंटल रोशनी है वो उनके यहाँ जो है स्लाइड पर आके इमिट कर सके, और स्लाइड पर आने के बाद वो जस्ट लाइक जो मैंने आपको बताया था हाउस में का जो रोशनी गैप है, तो उस तरह से इन्वायरमेंटल बहुत सारी रोशनी उनके स्लाइड पर मीट करी और वो देख पाए। ये हुआ कैसे कि इन्होंने एक लिया ट्रीज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ग्राफ पर, ट्रीज का जो उन्होंने बार्क लिया यानी कि छाल, और उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर रखा, और स्लाइड पे जैसे ही उन्होंने रखा तो उन्हें एक डिफरेंट टाइप का एक अमेजिंग स्ट्रक्चर दिखा, मधुमक्खी के छत्तों की तरह, यानी उनमें जो है ना ब्लॉक्स बने हुए थे, जैसा कि आपको ग्राफ स्टूडेंट दिख रहा होगा, तो मधुमक्खी के छत्तों की तरह उन्हें जो है ब्लॉक्स दिखा। तो उन्होंने जस्ट ये उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉर्क के महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियां देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिका, अब ये जो स्मॉल स्मॉल जो कोठरियां दिखी ना, यानी जो पार्टिकल्स दिखे, इन्हें इसी को उन्होंने सेल का नाम दिया। ये खोज हुआ था स्टूडेंट्स 1665 में, किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये बात आप याद रखेंगे, शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, हालांकि पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अगर आप लैंग्वेज में डिटेल में लेना चाहते हो तो आप बैक वीडियोस को विजिट करो, वहां आपको इजिली विद ग्राफ एंड लैंग्वेजेस दोनों आपको साथ में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये इवन ये आपके एग्जाम में आता ही है लगभग, तो आप इसको 90% उम्मीद रखें कि आपके एग्जाम में काम देने वाला है स्टूडेंट। अभी आपको इतना आपको 8 मंथ पहले इस चीज की मैं स्टूडेंट जानकारी दे रहा हूं, तो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसको आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, और अगर आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख गया होगा कि यहां मैंने दिया है पहले गुण, फिर दिया है पादप कोशिका, और फिर दिया है जंतु कोशिका, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखो, प्लांट सेल एनिमल सेल को तो ऐसे ही डायरेक्ट में डिफाइन कर सकता था, लेकिन यहां मैंने क्या किया है कि पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुण को लिख दिया है, और गुण के बेसिस पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका को लिखा गया है। तो आप भी जब भी किसी भी चीज का डिफरेंसेस अगर लिखना हो ना, तो आप ऐसे ही लिखोगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। एक्चुअली पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जब मैंने इसको पढ़ा ना स्टूडेंट, मैं आपसे थोड़ा शेयर कर देता हूँ। हमें लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, लंबे लंबे सेंटेंसेस दिखे, लेकिन मैंने उसे काफी स्ट्रगल करने के बाद बहुत ही आसान कर दिया है। एक बार में आपको अभी का अभी याद भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एग्जाम में लिखना भी काफी आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वो देखो, सबसे पहले गुण में यानी कि प्रॉपर्टीज में दिया गया है कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति अगर पादप कोशिका में बात की जाए तो ये पाई जाती है, ओके, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है, और लवक यानी कि प्लास्टिड पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहते हैं। ये सारे पार्ट्स हैं प्लांट से एनिमल सेल के। तो आपको जो मैंने इतने सारे ग्राफ दिखाए उसमें आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें मेंशन है, तो आप ग्राफ को देख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण पादप में तो हो सकता है, आप जानते हो कि इसी के जरिए वो अपने फूड स्टफ्स को तैयार करते हैं,
खाद्य पदार्थ को। और जंतु तो सूरज से ऐसा होता है कि आप कभी जाके सूरज में मुंह खोल के खड़े रहे हो और आपको अपना पेट भर गया हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब कि हम जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि नहीं हो सकता, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, और पादप में तो हो ही सकता है। अब बात करेंगे तारकाय या सेंट्रोसोम। अनुपस्थित होते हैं पादप में और जंतु में उपस्थित होते हैं। आकार की बात की जाए तो साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और ये एक नियमित आकार की भी होती है, और जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है और ये अनियमित आकार की होती है, यानी ये फिक्स नहीं होता। उसी तरह से संपूर्ण प्रभावकारी यानी कि टेट्रियोपोटेंशियली की अगर बात की जाए तो पादप कोशिका, अधिकांश पादप की कोशिकाएं संपूर्ण प्रभावकारी होती है। अतः एक छोटे टुकड़े से भी पूरा पौधा वृद्धि कर सकता है। जैसे कि आप देखते हो ना, रोज के डाल को भी काट देते हो तो वो लग जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके टांग को काट दिया गया और अपने आप टांग दूसरा जमाया हो या उसमें जुड़ गया हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लिख सकते हो कि जंतु कोशिका सामान्यतः में ऐसी जो चीजें हैं वो अपवाद होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन अपवाद इसमें यह है कि हाइड्रा या फिर इंटरस्टिशियल सेल और स्पंग का एर्चिकोट को जो है वो अगर उसको काट दिया जाए, जैसे हाइड्रा को, या आपको क्लास 10 में मैंने इसके बारे में ग्राफ मतलब पूरा वीडियो ही है कि कैसे कटता है कैसे बढ़ता है, तो आप उसको विजिट वहां कर सकते हो। तो हाइड्रा को जब अगर काट दोगे ना, तो हालांकि वो जंतु है लेकिन वो भी जो है अपने आप को ग्रो कर लेता है। उसी तरह से आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आए दिन आपने अपने घर में भी देखा होगा कि लिजार्ड जो छिपकली जो होता है, छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर वो जम जाता है ना, ऐसा तो होता है ना। तो एक्चुअली वो ऐसा इसलिए होता है कि ये सब अपवाद हैं क्योंकि उसमें स्टेम सेल पाए जाते हैं ना। तो स्टेम सेल का काम ही है रीजनरेट करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो आज आपने ये सारी चीजें जाना, तो प्लीज आपको उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। तो आप इनको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना।